नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय संविधान और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के चौथे वीडियो में आज हम बात करेंगे कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। आज के अभ्यास सीरीज में हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बात मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में नहीं दी गई थी? इसने मांग की। आपके विकल्प हैं मौलिक अधिकार, पृथक निर्वाचन की समाप्ति, सर्वोच्च न्यायालय या भारत गणराज्य घोषित हो। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। 1928 में सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय हुआ कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए जो भारत के लिए भावी संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करे। नेहरू रिपोर्ट में अधिवास का राज्य, मौलिक अधिकार, पृथक निर्वाचन की समाप्ति और एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात की गई थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि नेहरू रिपोर्ट में किन बातों का प्रावधान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अधिवास का राज्य, मौलिक अधिकार, पृथक निर्वाचन की समाप्ति और एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय इसमें नहीं होगा। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? आपके विकल्प हैं M.A. जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया और नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। इसमें 14 सदस्य थे। प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसकी सदस्य नहीं थी, लेकिन 26 अक्टूबर को लीग इसमें शामिल हो गई थी। अब यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल बनता है कि अगर उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे तो आपको कमेंट सेक्शन में हमको बताना है कि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1968, 1969, 1970 या फिर 1971। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि 1969। 1969 में कांग्रेस में पुनः विभाजन हुआ और एक कांग्रेस अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कामराज के नेतृत्व में और दूसरा धड़ जो कांग्रेस आई था, यानी कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी बनकर उभर कर सामने आई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? आपके विकल्प हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि विकल्प संख्या ए आपका सही होगा। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और 26 दिसंबर 1949 को संविधान बनाने का कार्य समाप्त हो गया और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। महात्मा गांधी और जिन्ना कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे, इसलिए आंसर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? आपके विकल्प हैं इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, दूसरा है यह द्वैध शासन के संचालन की समीक्षा करना चाहता था, सी है सांप्रदायिक समस्या का समाधान बता रहा था, या डी होगा तत्कालीन राजनीति स्थिति का अध्ययन करना चाहता था। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प संख्या ए, यानी कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसी वजह से इसका बहिष्कार किया गया। अब आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने 1919 के अधिनियम को पारित करते समय ये कहा था कि वह 10 वर्ष के पश्चात इन सुधारों की समीक्षा करेगी, लेकिन नवंबर 1927 में ही ब्रिटिश सरकार ने एक 7 सदस्यीय केवल अंग्रेज सदस्य का ही आयोग सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त कर दिया।
भारतीयों ने कहा कि यह सर्वश्वेत आयोग कैसे भारत के भावी संविधान की रूपरेखा तय करेगा, क्योंकि इसमें कोई प्रतिनिधि भारतीय नहीं था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। किस संशोधन के द्वारा भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया? विकल्प आपके हैं प्रथम संशोधन, दूसरा है द्वितीय संशोधन, विकल्प सी तृतीय संशोधन, या डी चतुर्थ संशोधन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन। आपको बता दें कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए भू सुधार और अन्य कानूनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यहाँ पर आपसे एक सवाल और पूछा जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। और इसके जरिए क्या प्रावधान किया गया था? तो आप बताएंगे न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए भू सुधार और अन्य कानूनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था का प्रावधान है? एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक, अर्ध संघात्मक, एकात्मक या फिर सहयोगी संघवाद? तो सही जवाब आपका हो जाएगा एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक। भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि फेडरल वर्ड का यूज नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है और राज्यों के लिए वे निर्देश बाध्यकारी होते हैं। इसलिए संघीय व्यवस्था के साथ साथ यहाँ सुदृढ़ केंद्र की ओर झुकाव भी है। और एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि केंद्र को शक्तिशाली बनाने वाले प्रावधानों को हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो आंसर आप लगाएंगे कनाडा के संविधान से हमने ऐसे प्रावधानों को एक्सेप्ट किया है जो कि केंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान पारित हुआ था? आपके विकल्प हैं लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन या कलकत्ता अधिवेशन। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि लाहौर अधिवेशन। हिंदू और मुसलमान पृथक पृथक जातियां हैं, इसकी घोषणा असंदिग्ध शब्दों में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया था। इस प्रकार पाकिस्तान प्रस्ताव मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में उभर कर सामने आया। प्रश्न संख्या 9 में है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? आसान सवाल है, आप आसानी से बता सकते हैं। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको बताते चलें कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और तत्कालीन अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उसके पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। सवाल नंबर 10 है सरकारिया आयोग क्यों बनाया गया? विकल्प आपके हैं केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करना, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल की भूमिका को जांचने के लिए, विकल्प सी है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों का पुनरावलोकन करना, और डी है न्यायपालिका की बढ़ती हुई भूमिका का पुनरावलोकन करने जिसके कारण न्यायिक सक्रियता हुई। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करना। यहाँ पर आपको बता दें कि जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में केंद्र ने आयोग का गठन किया था और इस आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दिया था। आयोग ने 247 सुझावों का प्रस्ताव रखा था। प्रश्न संख्या 11 में है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आपके विकल्प हैं लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी या लॉर्ड वेवेल। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि राजगोपालाचारी।
यहाँ पर आपको बता दें कि राजगोपालाचारी एक तमिल ब्राह्मण थे जो कि 1937 टू 1939 के दौरान मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल इनको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में सम्मिलित नहीं है? विकल्प आपके हैं संविधान का अनुपालन करना, संविधान की भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। विकल्प सी है हमारी मिश्रित संस्कृति की संपन्न विरासत को सुरक्षित रखना। और डी है राष्ट्रपिता और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश को लाना और उसे प्रचारित करना। तो यहाँ पर आपको विकल्प डी वाला जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है कि राष्ट्रपिता और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संदेशों को व्यवहार में लाए और उसे प्रचारित करें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 में है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1954, विकल्प सी है 10 दिसंबर 1955 या डी 31 अक्टूबर 1957। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किया। 2 अन्य सदस्य इसके थे के.एम. पणिक्कर और H.N. कुंजरू। इसी आयोग की रिपोर्ट पर 1 नवंबर 1956 को इस रिपोर्ट को लागू किया गया था और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना किया गया या इनका निर्माण हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? विकल्प आपके हैं लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर, विकल्प बी है राज्यसभा का चेयरमैन, सी भारत का राष्ट्रपति या डी प्रधानमंत्री। सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और संयुक्त बैठक की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में की गई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था? आपके विकल्प हैं त्रिपुरी अधिवेशन 1939, रामगढ़ अधिवेशन 1940, हरिपुरा अधिवेशन 1938 या फैजपुर अधिवेशन 1936। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अब आपको यहाँ पर बताएं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। प्रथम हरिपुरा अधिवेशन 1938 और दूसरी बार जनवरी 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में। और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी ने विरोध किया था और इस विरोध के बावजूद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाता है? विकल्प आपके हैं 73वां संशोधन, 72वां संशोधन, 74वां संशोधन या फिर 75वां संशोधन। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इस संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 29 विषयों को स्थान दिया गया है और जिस पर पंचायत कानून बना सकती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था? विकल्प आपके हैं 1931, 1930, 1932 या 1933। तो सही जवाब होगा विकल्प संख्या ए, यानी कि 1931 में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौते का प्रयास सप्रू, जयकर और शास्त्री की मध्यस्थता से सफल हुआ था। इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो प्रमुख बिंदु थे गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन निलंबित कर देंगे, गांधी जी दूसरे सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18,
किस एक्ट के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की थी? आपके विकल्प हैं भारत सरकार अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत सरकार एक्ट 1919 या भारत सरकार एक्ट 1935। तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि भारत सरकार एक्ट 1919। भारत सरकार, भारत, इसमें आंसर आपका हो जाएगा विकल्प सी, भारत सरकार एक्ट 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 या इसी को हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसी से प्रांतों में द्वैध प्रशासनिक प्रणाली को प्रारंभ किया गया और इससे प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। एक विषय था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में से कौन सा अब नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो आसान सवाल है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में यह एक विधिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है, और इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को वैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया और इसे आर्टिकल 300A में रखा गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, नेहरू मंत्रिमंडल में भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? आपके विकल्प हैं वीके कृष्णा मेनन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या पंडित विजय लक्ष्मी पंडित। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने स्वयं प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्रालय का जिम्मा ले रखा था। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में 5 गैर कांग्रेसी भी शामिल थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो आपके जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में न्यायालय ने अपने बेरुबारीवाद 1960 को उलटते हुए कहा कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्योंकि यह अन्य सभी उपबंध अधिनियमित किए जा चुके थे। उसके पश्चात उद्देशिका को अलग से पारित किया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में अंतरिम सरकार का सदस्य कौन नहीं था? आपके विकल्प हैं BR अम्बेडकर, जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनाया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं था। 26 अक्टूबर को लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल हुए और इसके सदस्यों की कुल संख्या थी 14, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, जान मथाई, जगजीवन राम ऐसे व्यक्तित्व इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 23 में है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके कार्यकाल की अवधि के पूर्ण होने के पहले कैसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटाया जा सकता है, यानी विकल्प इसमें आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं, या दूसरे शब्दों में विकल्प बनाया जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस निर्देश किए जाने पर अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, नरम दल और गरम दल का सूरत
कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर किस वर्ष विभाजन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आपके विकल्प हैं 1907 रास बिहारी बोस, 1906 दादा भाई नौरोजी, 1905 गोपाल कृष्ण गोखले या 1909 मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि 1907 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस ने। नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन सूरत में 1907 में हुआ था। झगड़े का कारण बंगाल के विभाजन को समाप्त करने की कार्यप्रणाली थी। 21 दिसंबर 1907 को स्वागत समिति के प्रधान श्री मालवीय जी ने तिलक द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव की नोटिस की पूर्णतः अनदेखी करते हुए घोषणा किया कि रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? विकल्प आपके हैं लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि विकल्प संख्या बी, यानी कि राज्यसभा का यह सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का कोई विशेष रूप में कार्य नहीं होता है, ये आपको पता है, और उसका काम क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में काम करना। तो सामान्य रूप से उपराष्ट्रपति का कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना ही होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति न रहे, किसी वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, और जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसको उसी का वेतन मिलता है, यानी कि जिस पद के लिए वो काम कर रहा होता है उसको वेतन उसी पद का मिलता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से संघ सूची में कौन सा विषय नहीं है? आपके विकल्प हैं आयकर, विक्रय कर, रेलवे या पोस्ट और टेलीग्राम। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि विक्रय कर। आंसर होगा बी। विक्रय कर जो है वो राज्य सूची का विषय है, जबकि आयकर, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राम ये सभी संघ सूची के विषय हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आपके विकल्प हैं ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक बना रहेगा। इसके पहले वह उपराष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के अनुसार किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है जिसका प्रारंभ, तो कहाँ पर इसका प्रारंभ होगा? राज्यसभा को करना होगा, लोकसभा को करना होगा, 2/3 से अधिक राज्यों को करना होगा या अंतर्राष्ट्रीय परिषद को करना होगा? तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि राज्यसभा को करना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करती है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद निधि बना करके अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में संसदीय समितियों में से निम्नलिखित में से कौन सी विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? विकल्प आपके हैं प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक आश्वासन समिति या लोक लेखा समिति। तो सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि लोक लेखा समिति।
लोक लेखा समिति सरकार के वार्षिक लेखाओं की और लोकसभा द्वारा अनुदत्त विभिन्न राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखाओं की जांच करता है। समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता। विपक्ष के किसी सदस्य को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और इसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक की नहीं होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है? तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है, यानी कि विकल्प आपका इसमें डी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया और उगाहा जाता है और राज्यों और संघों के बीच में उसको वितरित किया जाता है? आपके विकल्प यहाँ पर जो दिए गए हैं उसमें से सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि कृषि आय के अलावा आय पर कर। इसमें आपका जो विकल्प है वो डी सही है। अनुच्छेद 270 को ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 270 में कहा गया है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क जो संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाते हैं संघ और राज्यों के बीच में वितरणीय होंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप क्या होगा? केंद्रीय संघवाद, सौदेबाजी संघवाद, सहकारी संघवाद या संघर्षात्मक संघवाद? तो सही जवाब हो जाएगा सहकारी संघवाद, यानी कि विकल्प संख्या डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा ऑस्टिन की बात को, भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप सहकारी संघवाद है। यहीं पर ऑस्टिन ने भारतीय संघवादी व्यवस्था को सहकारी संघवाद का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 में है, निम्नलिखित में से किस एक मूल अधिकार की प्रत्याभूति भारत के नागरिकों को दी गई और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? प्राण और स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, या डी है वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य। आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल और केवल देश के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को नहीं। तो अनुच्छेद 19 के ए में वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की बात की गई है, जो कि केवल भारत के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? आपके विकल्प हैं जीवन का अधिकार, आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण का अधिकार या संगठित होने का अधिकार? तो विकल्प ए आपका सही होगा, जीवन का अधिकार। अगर आपातकाल लागू है उसके बावजूद भी राइट टू लाइफ को नहीं छीना जा सकता है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 विलंबन की शक्ति सीमा से बाहर होंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान के अंतर्गत किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए राज्य को दायित्व सौंपा गया है? तो आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में या आपातकाल के प्रावधानों में? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का दायित्व राज्य को सौंपता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था? आपके विकल्प हैं निःशुल्क कानूनी सहायता, पर्याप्त जीविका साधन का नागरिकों का अधिकार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और गाय बछड़ों को वध करने पर प्रतिबंध। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि
कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान में मूल रूप में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अनुच्छेद 39 में ए पार्ट को जोड़ करके इसकी व्यवस्था किया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों की बात अनुच्छेद 51A के तहत की गई है और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या जो है वो है 11। यहाँ पर आपके लिए एक सुझाव देना चाहूँगा कि जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं और ख़ास करके मौलिक कर्तव्यों की तुलना आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल से करते रहिए, क्योंकि दोनों के प्रावधान करीब करीब आपको मिले जुले लगते हैं, क्योंकि दोनों के उल्लंघन पर कोई भी इसमें वाद योग्य चूँकि दोनों नहीं हैं, तो इसलिए दोनों के प्रावधान काफ़ी कुछ मिलते जुलते होते हैं। तो इसलिए दोनों को खास करके मौलिक कर्तव्यों में जितने प्रावधान किए गए हैं 11 मौलिक कर्तव्य, उनको आप एक बार याद रखिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल किस परिस्थिति में किया जा सकता है? संविधान में संशोधन के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय द्वारा, या फिर संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई हो। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि मूल अधिकारों को या उनमें से किसी एक या अधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार निलंबित रहेगा। लेकिन अनुच्छेद 359 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 निलंबन शक्ति की सीमा से बाहर होंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान के निम्नलिखित किन प्रावधानों में से मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि 75 का थर्ड क्लॉज। और यही सवाल आपको इस बार 2021 वाले एग्जाम में आया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। संविधान के अनुच्छेद 110 के तीसरे क्लॉज के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होता है। अध्यक्ष को प्रत्येक धन विधेयक पर यह पृष्ठांकित करना पड़ता है कि वह धन विधेयक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही स्थापित किए जा सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, सामान्यतः प्रतिदिन लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होती है। आपके विकल्प हैं प्रश्नकाल से, अल्प सूचना प्रश्न से, प्रश्नकाल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि प्रश्नकाल से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, राज्यसभा में कितने सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि 238। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान के 86वें संशोधन द्वारा किस बात का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर आप जब सारे विकल्प पढ़ लेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा विकल्प डी, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। क्वेश्चन नंबर 44 में है, भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन या उसकी समाप्ति की जा सकती है? भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन कैसे होता है और उसका निलंबन समाप्ति कैसे होती है, ये आपसे पूछा गया है। आपके जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। यहाँ पर आपको बता दें कि संविधान का जो आर्टिकल 169 है
उसके अनुसार संसद जो है वो विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्सादन का उपबंध कर सकती है। संसद जो है वो परिषद के उत्सादन यानी कि उसकी समाप्ति या सृजन के लिए विधि तभी बना सकती है जब राज्य की विधानसभा एक विनिर्दिष्ट संकल्प पारित कर दे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? विकल्प आपका सही हो जाएगा 168 यानी कि अनुच्छेद 168, और अनुच्छेद 168 जो है वो आर्टिकल 79 के अनुसार ही होता है की तरह ही होता है। संविधान के अनुच्छेद 168 में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। दूसरा इसमें है कि उसमें एक या एक से अधिक जो सदन होंगे और उसके में राज्यपाल को भी शामिल किया जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? यहाँ पर जो आपको विकल्प दिए गए हैं वो हैं विधायी विधेयक के पुनर्विचार के लिए वापस करना, लोकसभा का विघटन करना, राज्यसभा को आहूत करना या वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी यानी कि वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं जो मिलकर बना होता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है आपको यही बताना है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है वो सही हो जाएगा, यानी कि संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री किसकी कृपा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? आपके विकल्प हैं संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति में संविधान के अधीन कुछ पदों के लिए नियुक्ति करने की शक्ति सम्मिलित है। इसमें भारत का प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्री भी शामिल हैं। राष्ट्रपति को उपर्युक्त सभी अधिकारियों को हटाने की शक्ति भी संविधान के नियमों के अंतर्गत प्राप्त है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, राज्यपालों के चयन के विषय पर सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सा एक सुझाव नहीं दिया था? आपके जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए यानी कि राज्यपाल नामधारी शासक रहे, न कि केंद्र का अभिकर्ता या प्रतिनिधि। अगला सवाल और आज के इस अभ्यास सीरीज का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्यमंत्री का नहीं है? तो मुख्यमंत्री का कार्य क्या नहीं होता है? वह राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। तो ये मुख्यमंत्री का कार्य नहीं होता है। राज्यपाल समय समय पर विधानसभा को आहूत करता है, उसका सत्रावसान करता है या उसे विघटित करता है। तो ये थे आपके भारतीय संविधान और स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपको किसी सवाल में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो पिंड कमेंट है उसी में आपको रिप्लाई कर देना है कि क्वेश्चन नंबर इसमें हमें प्रॉब्लम है या इसका सही आंसर ये होगा या ये होगा, या किसी तथ्य में आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका समाधान आपको वहीं पर दे दिया जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।